हेलो स्टूडेंट्स, एसपीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, इसका पार्ट 1। देखो केमिकल क्या होते हैं, रसायन, और काइनेटिक्स क्या होती है, उनकी गति की। तो रसायनों की गति की, यानी कि रसायन गति है मतलब वेग है, तो जो रसायन है उनका वेग, वो जो वेग है वो किन किन चीज़ों से प्रभावित हो रहा है, कैसे वो वेग बढ़ता है, कैसे घट जाता है अभिक्रिया का वेग, है ना। और उस वेग के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कारकों से वो प्रभावित हो जाता है ना। इन चीज़ों का अपन अध्ययन करेंगे कि भाई रासायनिक गति की मतलब रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग कितने प्रकार का होता है, वो जो वेग है वो होता क्या है एक्चुअल में, और उससे कौन कौन से कारकों से वो बढ़ता घटता है, मतलब कौन कौन से कारकों से वो प्रभावित होता है। ये चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक बल गतिकी में, ठीक है। तो सबसे पहले रसायन बल गतिकी के केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या होगी। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग, जिसमें अभिक्रिया के वेग व वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता हो। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। देखो वेग के आधार पर अपन जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको 3 प्रकार में बांट सकते हैं। एक तो तीव्र अभिक्रियाएं, तीव्र अभिक्रियाएं, ठीक है। सेकंड होता है मंद अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं। और तीसरा क्या होता है, अति मंद अभिक्रियाएं, अति मंद, अति मंद अभिक्रियाएं, अति मंद अभिक्रियाएं, ठीक है। नाम से ही पता चला है तीव्र अभिक्रियाएं मतलब उनका जो वेग होगा, उनकी जो गतिकी होगी वो काफ़ी फास्ट होगी। मंद मतलब थोड़ी धीमी होगी, और अतिमंद मतलब इनमें से सबसे धीमी होगी। अब फास्ट तो कितनी फास्ट, मतलब इतनी फास्ट कि जो अभिक्रिया की का जो वेग हो वो 10 की पावर -6 से 10 की पावर -10-12 के आसपास हो। मतलब अभिक्रिया का जो वेग है ना, या जो सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या हो, गणना योग्य समय से काफ़ी कम हो। 10 की पावर -6 से 10 की पावर -10 सेकंड में उस अभिक्रिया का वेग हो जाए, या अभिक्रिया पूरी हो जाए। पूरी अभिक्रिया होने में क्या कितना टाइम लगे, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -10 सेकंड लगे, मतलब काफ़ी कम समय, मतलब 10 की पावर -6 सेकंड मतलब 1 सेकंड से भी कितना कम पार्ट है, तो कितनी जल्दी ये अभिक्रियाएं हो जाती हैं, है ना। उनको बोलते हैं अपन तीव्र अभिक्रियाएं। ये अभिक्रियाएं, इस अभिक्रियाएं इतनी जल्दी होती हैं कि इन अभिक्रियाओं का अध्ययन अपन रासायनिक बल गतिकी में नहीं करते। नहीं करने का कारण क्या है कि भाई ये इतनी स्पीड से हो जाती है कि भाई पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी हो गई, तो अपन अध्ययन करने के लिए टाइम तो चाहिए ना, है ना। तो अपन क्या करते हैं, वेग और इसके जो वेग, इसकी वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इन सब चीज़ों का अपन अध्ययन करते ही नहीं है तीव्र अभिक्रियाओं पे। इसमें कौन सी होती है, जैसे मान लो कोई लवण है और उसका जल अपघटन हो, ठीक है, और लवण का जल अपघटन हो। दूसरा अम्ल और जो क्षार की अभिक्रियाएं हैं, अम्ल व क्षार की अभिक्रियाएं, अम्ल और क्षार की जो अभिक्रियाएं होंगी ना, जैसे अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, है ना, तो वो भी क्या होंगी, तुरंत हो जाएंगी वो रिएक्शन। जैसे ही अम्ल और क्षार मिलेंगे तुरंत लवण और जल बन जाएगा 10 की पावर -6 सेकंड के अंदर, है ना। तो इसके ऊपर अपन किसी प्रकार का कोई अध्ययन नहीं करते, मतलब इन चीज़ों का अध्ययन नहीं करते कि अभिक्रिया का वेग कितना है, अभिक्रिया का वेग को प्रभावित कौन से कारक कर रहे हैं। रासायनिक बल गतिकी का अध्ययन इसके ऊपर अपन नहीं करते हैं। उसके बाद में मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये अभिक्रियाएं पूर्ण होने में गणना योग्य समय लेती हैं, गणना योग्य समय लेती हैं।
मतलब इन अभिक्रियाओं को में गणना योग्य समय लेती हैं। इसका मतलब क्या होगा कि इन अभिक्रियाओं में अपन जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, उसके वेग, उसको प्रभावित करने वाले कारक, इन चीज़ों का अपन अध्ययन कर सकते हैं आसानी से। अति मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं? इनमें बहुत अधिक समय लगता है। अधिक समय, कितना अधिक? मतलब वर्षों में। वर्षों में मतलब एक अभिक्रिया को पूर्ण होने में कई वर्ष भी लग सकते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। अब यह अभिक्रिया कितनी धीमे धीमे होती है ना भाई? 5-6 महीने लग जाएं लोहे के ऊपर, 1 साल लग जाए, 2 साल, ऐसे जंग धीरे धीरे लगती है ना? तो ये अति मंद अभिक्रियाएं हैं, लोहे पर जंग लगना वगैरह। और जो मंद अभिक्रियाएं होती हैं उसमें अपन अगर एग्जाम्पल देखें तो उसमें जैसे मान लो एस्टर का जल अपघटन हो, एस्टर का जल अपघटन, जल अपघटन, जैसे कोई मतलब कुछ मिनटों में हो जाए या फिर कुछ घंटों में तक हो जाए, तब तक अपन इसको क्या मानते हैं? मंद अभिक्रिया मानती हैं। और जो अति मंद अभिक्रिया है उसमें कई वर्षों तक समय लग सकता है, कई दिन लग जाएं, कई महीने लग जाएं, वो क्या होती हैं? अति मंद अभिक्रिया होती है। तो अभिक्रिया के वेग के आधार पर अपने अभिक्रियाओं को 3 पार्टों में बांटा। तीव्र अभिक्रियाएं, जिनको पूर्ण होने में क्या होता है? 10⁻⁻6 सेकंड, मतलब काफ़ी कम समय लगता है गणना से, मतलब बहुत फास्ट समय, बहुत कम समय के अंदर क्या हो जाती है? अब ये अभिक्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं। और मंद अभिक्रियाओं में क्या होता है कि इनके पूर्ण होने में कुछ टाइम लगता है, अपन उसके ऊपर आराम से अध्ययन कर सकते हैं, जैसे एस्टर का जल अपघटन होना। और जो अति मंद अभिक्रिया है उसमें तो खूब टाइम लगता है, मतलब एक अभिक्रिया को पूर्ण होने में क्या है? कई वर्षों तक का समय लग सकता है। जैसे लोहे का जल अपघटन होना, लोहे के ऊपर जंग लगना, तो लोहे के ऊपर जंग लगने की जो क्रिया है वो कई वर्षों में पूर्ण होती है ना? तो इसमें ये 3 पार्ट होते हैं इस प्रकार से। अब अपन मेन चीज़ के ऊपर चलेंगे कि अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या होता है। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? सांद्रता में एकांक समय में होने वाला परिवर्तन। सांद्रता में एकांक समय में होने वाला परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया का वेग, सांद्रता में परिवर्तन और उस परिवर्तन में लगा समय, या फिर अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं, एकांक समय में, एकांक समय में सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, एकांक समय में सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग। अगर अपन इसको फॉर्मूले टाइप में लिखें तो अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? सांद्रता में परिवर्तन और डिवाइड में क्या हो जाएगा? समय। सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन और डिवाइड में क्या आएगा? परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय, है ना? सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, ये क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग हो जाएगा। अब जो अभिक्रिया का वेग है उसकी इकाई क्या लिखें? तो सांद्रता बटा समय। तो इसकी जो इकाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? सांद्रता और समय इन्वर्स, समय की पावर -1। अब देखो सांद्रता की भी इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर होती है सांद्रता। सांद्रता मतलब मोल प्रति लीटर, तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये सांद्रता की इकाई हो जाएगी, ठीक है? या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये सांद्रता की, ये जो अभिक्रिया का वेग है उसकी क्या हो जाएगी? इकाई हो जाएगी। अब जो अभिक्रिया का जो वेग है उसमें जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तब क्या होता है? शुरुआती समय में जब अभिक्रिया होना शुरू होती है तो उसका वेग क्या होता है? अधिक होता है। जैसे जैसे समय बदलता है या समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो जाता है? होने लग जाता है, कम होने लगता है। जैसे यहाँ से अगर अपन देखें तो अभिक्रिया का वेग और समय में क्या है? इनवर्सली संबंध है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती संबंध है ना? मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जैसे जैसे बढ़ेगी
वैसे वैसे समय कम होगा तो ये उल्टी दुनिया तो चलेगी नहीं भाई, अब समय है और अब कल जो बीत गया वो वापस लौट के आ जाए। तो अपन इसको कैसे देखेंगे, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन या आर जो है वो समय के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अपन समय और जो अभिक्रिया का वेग है उसमें अगर ग्राफ खींचें तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, अभिक्रिया का वेग और समय। यहाँ पे तो अपन क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग, और यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, समय। मतलब y एक्स के ऊपर तो अपन क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग, और x एक्स पे अपन क्या लिखेंगे, समय। अब उन दोनों के अंदर जो ग्राफ जब भी इन्वर्सली का संबंध होता है ना या व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है ना, तब क्या बनता है, जो अभिक्रिया का वेग और जो समय है उसमें अति प्रवलयाकार ग्राफ बनता है। अति प्रवलयाकार मतलब इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है, अति प्रवलय। तो अब इसमें देखो जैसे जैसे वेग, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, वेग और समय दोनों ही जीरो है, ये मूल बिंदु है मान लो, तो यहाँ पे वेग और समय दोनों ही जीरो है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे वेग क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। जैसे मान लो ये समय है कुछ, इस पर वेग कितना है, इतना है। उसके बाद में अपन ने कुछ टाइम ये वाला नोटिस किया तो यहाँ पे वेग कितना है, इतना है। तो वेग कितना है यहाँ पे, ये इतना ही है, ठीक है। यहाँ पे मान लो v1 हो, यहाँ पे क्या हो v2, यहाँ समय t1 हो, यहाँ पे क्या हो t2। तो जैसे समय बढ़ा t1 से t2 आया वैसे वेग क्या हुआ, कम हुआ। अब देखो वापस से, और अगर मान लो अपन ने समय बढ़ाया, मान लो यहाँ पे समय कितना आया t3, तो वेग क्या हो जाएगा, और देखो कम हो गया ऐसे, तो वेग v3 और कम हो गया। फिर देखो ऐसे ही और कम और कम और कम और कम, और ये आता है अंत अनंत स्पर्शी ये रेखा बन जाती है यहाँ पे, मतलब अनंत पे जाके स्पर्श करेंगी ये दोनों लाइनें आपस में इस प्रकार से। तो वेग जब t1 पे इतना था, t2 पे वेग इतना हुआ, t3 पे वेग इतना हुआ। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, t1 t2 t3, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वेग वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। वेग वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो t1 उससे कम, उससे ज़्यादा समय क्या हुआ t2, और उससे ज़्यादा समय t3। तो वेग v1 क्या होगा, सबसे ज़्यादा, v2 से कम और v3 उससे कम। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। अब समय बढ़ने और वेग घटने से क्या होगा कि जो अपन अभिक्रिया का वेग का अध्ययन करेंगे वो अभिक्रिया के वेग में अपन क्या है, औसत अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, औसत अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करेंगे। औसत क्यों, क्योंकि जैसे समय बीतता जा रहा है अभिक्रिया का वेग घटता जा रहा है, तो अपन कुल वेग ना लेकर के, एक एग्जैक्ट वेग ना लेकर के अपन क्या करेंगे, उस अभिक्रिया का औसत वेग ले लेंगे, ठीक है। तो सांद्रता में औसत जितना परिवर्तन आएगा उतना समय में जितना परिवर्तन आएगा उसका अपन क्या ले लेंगे, मिनिमम टाइम ले लेंगे, मतलब एक एवरेज ले लेंगे। तो रेट ऑफ, या फिर अपन ऐसे कहें कि औसत अभिक्रिया का वेग। औसत लगाने की अपने को जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि समय के साथ में वेग बदल रहा था, इसलिए अपन ने क्या किया, औसत अभिक्रिया का वेग लिया। और औसत अभिक्रिया के अगर मैं सांद्रता को किससे, c से दर्शा लूँ और टाइम को किससे, t से दर्शा लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा c बाई डेल्टा t प्लस माइनस। देखो अब इसमें प्लस माइनस का क्या मतलब होता है, इसके आगे जो अभिक्रिया जो चिन्ह लिखा हुआ है प्लस, उसका मतलब है जब वेग बढ़ेगा या जिनका वेग बढ़ेगा, और माइनस का मतलब जिनका वेग घटेगा। रियल में क्या होता है, जैसे जैसे कोई अभिक्रिया संपन्न होती जाती है वैसे वैसे अभिकारकों की जो सांद्रता है वो क्या होती है, लगातार कम होती जाती है, और जो उत्पादों की सांद्रता है वो क्या होती है, लगातार बढ़ती जाती है। तो उत्पादों के रेस्पेक्ट में अगर अपन अभिक्रिया का वेग लें तो वो बढ़ेगा, और अभिकारकों के रेस्पेक्ट में ले तो घटेगा, ठीक है। तो अगर मान लो अपने पास में कोई ये इस प्रकार से रिएक्शन है, अपने पास में कोई रिएक्शन इस प्रकार से है कि अपने पास में कोई
ये वाली रिएक्शन है, मान लो A प्लस बी ये बना रहा है C प्लस डी, ठीक है। और अपने को इसका अभिक्रिया का वेग के लिए व्यंजक लिखना है, तो अपन क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ROR इक्वल टू, ये अभिकारक है दोनों A और B, तो इसमें लिखेंगे माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T, फिर माइनस डेल्टा B बाई डेल्टा T, फिर ये जो C है उसमें क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा C बाई डेल्टा T, और फिर प्लस डेल्टा D बाई डेल्टा T, इस प्रकार से हो गए। तो प्लस किसके लिए यूज में लेते हैं अपन, उत्पादों के लिए, और माइनस किसके लिए यूज में लेते हैं अपन, अभिकारकों के लिए। अभिकारकों के लिए ये जो ऋणात्मक चिन्ह है वो यूज में लेने का कारण क्या है कि जब भी अभिक्रिया संपन्न होती है तब क्या होता है, अभिकारकों की सांद्रता घटती है, अभिकारकों की सांद्रता घटती है। और उत्पादों में अपन जो पॉजिटिव चिन्ह लेते हैं, उत्पादों में जो धनात्मक या जो पॉजिटिव चिन्ह लेते हैं, उसका कारण क्या है, समय के साथ साथ उत्पादों की जो सांद्रता है, समय के साथ साथ उत्पादों की सांद्रता जो है उसमें क्या होता है, वो बढ़ती है, उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है, और जो अभिकारक हैं उनकी सांद्रता घटती है। अब देखो इसमें अगर मैंने ऐसे लिखा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस का डेल्टा A बाई डेल्टा T, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अभिक्रिया का वेग ऋणात्मक हो गया। वापस से बोल रहा हूँ, अगर मैंने ये लिख रखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन है जो अभिक्रिया का वेग है वो माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T माइनस डेल्टा B बाई डेल्टा T, और यहाँ पे प्लस डेल्टा C बाई डेल्टा T प्लस डेल्टा D बाई डेल्टा T, इनका मतलब बिल्कुल ही ऐसे नहीं है कि इन दोनों के आगे माइनस का चिन्ह लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1% भी 0% भी, ये बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि इसमें अभिक्रिया का वेग इन दोनों में तो ऋणात्मक है और इन दोनों में अभिक्रिया का वेग धनात्मक है। अभिक्रिया का वेग सदैव धनात्मक ही होता है, अभिक्रिया का वेग सदैव धनात्मक ही होगा, अभिक्रिया का वेग सदैव धनात्मक ही होगा, अभिक्रिया का वेग कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें, अभिक्रिया का वेग कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, हमेशा धनात्मक ही होगा। अभिकारकों की सांद्रता घट रही है इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है, और उत्पादों की सांद्रता बढ़ रही है इसलिए यहाँ पे धनात्मक चिन्ह है। अभिक्रिया का वेग हमेशा धनात्मक ही है दोनों कंडीशन के अंदर, अभिक्रिया का वेग ऋणात्मक नहीं है। उसके बाद में देखो, ये अभिक्रिया का वेग हो गया औसत वेग। उसके बाद में अपन ये चीज देख सकते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग है उसमें स्टाइकियोमेट्रिक जो गुणांक हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है, जो रस समीकरणमिति जो गुणांक है उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो इसमें अगर ये अपन के पास में मान लो वापस से अभिक्रिया है ना, और इसमें अपन में यहाँ पे लिख लूँ 2, यहाँ पे 3 मान लो, इसके अभिक्रिया को संतुलित करने के बाद में कुछ इस तरह से रस समीकरणमिति गुणांक आ रहे हैं, यहाँ पे 4 आ गया है ना, यहाँ पे 3 आ गया। तो इस प्रकार से इसके आगे संख्या लिखी हुई है, इसके आगे जो संख्या लिखी हुई है उनको ही बोलते हैं रस समीकरणमिति गुणांक। तो अब इस अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, अब क्या बनेगी इसकी, देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ROR इक्वल टू अब क्या बनेगी 1/2 डेल्टा A बाई डेल्टा T, मतलब एक ही सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय और रस समीकरणिक गुणांक 1/2। इसके आगे लिखेंगे जितना भी रस समीकरणिक गुणांक होगा उसको डिवाइड में करके लिखेंगे और चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे, फिर इक्वल टू माइनस 1/3 डेल्टा B बाई डेल्टा T, फिर इसी तरह से 1/4 डेल्टा C बाई डेल्टा T, पॉजिटिव चिन्ह लगाएंगे, फिर इक्वल टू डेल्टा D बाई डेल्टा T, और चिन्ह कैसे लगाएंगे, पॉजिटिव चिन्ह लगाएंगे। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कुछ इस प्रकार से होगी 1/2 माइनस का किस लिए लगाया,
अभिकारकों का वेग लिख रहे हैं, लेकिन अभिक्रिया का वेग ऋणात्मक है क्या? बिल्कुल ही नहीं है। माइनस का चिन्ह ये अपने को सिर्फ ये बता रहा है कि जो अभिक्रिया है उसमें जो अभिकारक हैं उनका जो मान है, उनका जो सांद्रता है उसमें कमी आ रही है, वो घट रहे हैं, ठीक है। और इसमें ये चीज़ें क्या बता रही हैं कि जो सांद्रता है उसका मान बढ़ रहा है, उत्पादों की सांद्रता का मान बढ़ रहा है, ये चीज़ें बता रही हैं। और इसके पीछे इसके आगे अपन जो भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक हैं उन गुणांकों को क्या लिख देंगे, उससे पहले डिवाइड में करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये एक क्या बन जाएगा, इस अभिक्रिया का वेग बन जाएगा, ठीक है। तो ये अभिक्रिया का वेग हो गया। इसके बाद में अपन क्या देखेंगे, अपन अगर मान लो ग्राफ प्लॉट करें किससे, अभिकारकों की सांद्रता में, किसमें, अभिकारकों की सांद्रता में और समय में अगर ग्राफ प्लॉट करें, अगर कोई अभिक्रिया मान लो, यही मान लो अभिक्रिया संपन्न हो रही है और उसमें अपन क्या करें, अभिकारकों की सांद्रता में और समय में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा, अभिकारकों की सांद्रता और जो समय है उसमें अगर अपन ग्राफ बनाएं तब क्या होगा, और जो उत्पादों की सांद्रता है उसमें और जो समय है उसमें ग्राफ बनाएं तब कैसा ग्राफ बनेगा, उत्पादों की सांद्रता और जो समय है उसमें अगर अपन ग्राफ बनाएं तब कैसा बनेगा। तो देखो अभिकारकों की जो सांद्रता है वो लगातार क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो अभिकारकों की सांद्रता कैसे बनेगी, मान लो यहाँ तक कोई पहले अभिकारकों की सांद्रता थी, जैसे जैसे समय का मान बढ़ता जाएगा अभिकारकों की सांद्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इस प्रकार से बनेगा अभिकारकों की सांद्रता का ग्राफ। उत्पादों की सांद्रता का कैसे बनेगा, उत्पाद शुरू में कितना रहेगा, 0 और टाइम भी 0। तो समय जब 0 होगा, जैसे 0 का मतलब होता है कि समय कभी 0 नहीं होता है, 0 अपन लेते हैं समय, इसका मतलब ये होता है जिस समय अपन अध्ययन करना शुरू करते हैं वो 0, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। अब उत्पादों का शुरू में मान 0 होता है, उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे उत्पादों का मान बढ़ने लगता है। तो ऐसे ग्राफ बनता है कि सांद्रता और समय के मध्य। तो अभिकारकों की सांद्रता और समय में क्या है, अभिकारकों की सांद्रता जैसे जैसे घटती जाएगी, समय का मान समय के साथ साथ क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। मतलब अभिकारकों का जो सांद्रता है उसमें कमी आती जाएगी, और जो उत्पाद है वो समय के बढ़ने के साथ साथ में उत्पादों की सांद्रता में क्या हो रहा है, बढ़ती जाएंगी। उत्पादों की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये उत्पादों की सांद्रता बढ़ती गई, ठीक है। अब अपन अब तक क्या पढ़ चुके हैं रासायनिक बलगति में, रासायनिक बलगति की परिभाषा, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, वेग को प्रभावित करने वाले कारक नहीं पढ़े हैं अभी तक। अपन क्या पढ़ रहे हैं, अभिक्रिया का वेग, सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है। इसके अलावा अपन पढ़े हैं क्या, रासायनिक अभिक्रियाएं वेग के आधार पर कितने प्रकार की, तो 3 प्रकार की अपने अभिक्रिया पढ़ी है। अब जो अभिक्रिया का वेग है उसके ऊपर अपन एक छोटा सा आंकिक सवाल देखेंगे। उससे क्या है कि आपको थोड़ी सी ये चीज़ें समझने में मदद मिल जाएगी, थोड़ा सा आपको समझ में और ज़्यादा आ जाएगा, क्लियरिटी आ जाती है न्यूमेरिकल करने से थोड़ा सा, है ना। तो मैं आपको एक सिंपल सा छोटा सा न्यूमेरिकल देता हूँ। मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया है, 2A gives प्रोडक्ट, 2A gives प्रोडक्ट, मतलब 2A से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है। प्रारंभ में जो A है उसकी सांद्रता, या अपन मोलों की संख्या ले लेते हैं, A के मोलों की संख्या, उससे क्या थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, A के मोलों की संख्या 50 है। 20 सेकंड के बाद A के 20 मोल शेष बचते हैं, तो अभिक्रिया का वेग बताइए।
अभिक्रिया का वेग बताइए। तो आर ओ आप आर मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी, सांद्रता में परिवर्तन बटा समय। तो सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा सी बटा डेल्टा टी। सांद्रता क्या होती है, मोल पर लीटर। मतलब सांद्रता क्या होती है, सांद्रता ऐसे तो मैंने मोलरता में बता दिया, लेकिन आप वापस से देखो, अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो सांद्रता जो होती है वो मोलरता ही होती है, और सांद्रता होती है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या और डिवाइड में आयतन, डिवाइड में क्या आ जाएगा, आयतन। ठीक है, तो इसमें अपने को आयतन भी चाहिएगा, तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक आयतन और ले लेते हैं। यह अभिक्रिया 5 लीटर के पात्र में संपन्न हो रही है। यह अभिक्रिया 5 लीटर के पात्र में संपन्न हो रही है ना। तो अब देखो, इसमें सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, तो सांद्रता क्या होगी, मोलों की संख्या बटा आयतन। अब मोलों की संख्या क्या होगी, इसके अंदर इसने क्लियरली दे रखा है कि जो ए पदार्थ है उसके मोलों की संख्या कितनी है, 50, और 20 सेकंड के बाद में एक के जो मोल है वो कितने बचते हैं, 20 मोल शेष बचते हैं, है ना। तो अब मोलों की संख्या का अपने को पता चल गया, आयतन अपने पास में है, तो पर अपने को पहले क्या निकालनी है, सांद्रता। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता। तो प्रारंभ में मोल कितने थे, 50, ठीक है, आयतन कितना था, 5 लीटर, तो सांद्रता कितनी हुई, 10 मोल प्रति लीटर, 10 मोल प्रति लीटर। उसके बाद में अंतिम सांद्रता देखो, अंतिम सांद्रता, अंत में कितने मोल शेष बचते हैं, 20 मोल शेष बचते हैं, तो 20, और आयतन कितना है, वही पात्र कितने लीटर का है, 5 लीटर का, तो ये कितना हुआ है, 4 मोल प्रति लीटर। तो प्रारंभिक सांद्रता आई 10 मोल प्रति लीटर, अंतिम सांद्रता आई 4 मोल प्रति लीटर। अपने पास में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो सांद्रता में परिवर्तन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता में परिवर्तन मतलब आप अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम कितनी आई, 4 माइनस प्रारंभिक कितनी आई, 10, और समय कितना लगा अपने को, समय इसमें कितना लगा अपने को, 20 सेकंड। 20 सेकंड के बाद में बचता है नहीं, तो ये माइनस। अब अपन देखो यहाँ पे मोलों की संख्या, ये जो सांद्रता में परिवर्तन बटा समय किसका निकाल रहे हैं, अभिकारकों का। वेग में परिवर्तन किसका निकाल रहे हैं, अभिकारकों का। तो अभिकारकों में क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे माइनस, यानी कि माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी होता है। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा कि आपको ऐसे नहीं लगे कि भाई है ना विक्रिया का वेग ऋणात्मक होता है ना। तो अपने जब जरूरत थी तब लिख लिया, अपना अभिकारकों को निकाल रहे थे तो ये लिख लिया अपने माइनस का चिन्ह। अब इसको अपन क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। तो आर और आर इक्वल टू क्या जाएगा, ये माइनस की 6, तो ये 6/20 बन जाएगा। तो 6/20 मतलब 3/10 या 0.3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो जाएगी, इसका अभिक्रिया का वेग। लेकिन ये अभिक्रिया का वेग अभी भी पूरा नहीं निकाला। अभिक्रिया का वेग अपन अगर 2a का निकाल रहे हैं तो इसमें क्या होगा, डेल्टा सी, इसका अभिक्रिया का वेग अपन कैसे लिखेंगे, आर ओ आर इक्वल टू -1/2। तो माइनस का तो अपने सॉल्व कर लिया, तो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी या फिर डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। तो अपने 1/2 यहाँ पे नहीं लिखा है ना। तो ये जो ए तो हो गया अभिक्रिया का वेग, ठीक है। अगर अपने को ये पूछ ले कि एक ही सांद्रता में परिवर्तन होगा, जो एक के रेस्पेक्ट है उसमें अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा ये, तो इसमें क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन में 1/2 का कर देंगे। तो 0.3 में 2 का डिवाइड और कर देंगे, तो ये आ जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर यहाँ पे एक के आगे कुछ ही नहीं होता
तो अपन यहीं तक इसको सोल्व करके छोड़ देते। अब एक आके जो भी समीकरण गुणांक है उसका अपन भाग दे देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, विक्रिया का वेग आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से सोल्व होगा। ठीक है, इसके बाद में देखो आप, एक और आपको मैं सवाल करवाता हूँ। मान लो कुछ इस प्रकार से सवाल है कि ए के 50 मोल या फिर 50 ग्राम ले लेते हैं अपन, या O2 ले लेते हैं, तो उससे क्या ग्राम लेंगे मैं, उससे ही रहेगा। एक मतलब ऑक्सीजन के 50 ग्राम को O3 में परिवर्तित होने में 10 सेकंड का समय लगता है। 10 सेकंड का, ये कोई ऑथेंटिक न्यूमेरिकल नहीं है समय, ये मैं खुद ही बना के आपको लिखवा रहा हूँ, है ना। तो 10 सेकंड का समय लगता है, मतलब जो ऑक्सीजन गैस है उसके 50 ग्राम मात्रा को ओजोन में परिवर्तित होने में 10 सेकंड का समय लगता है, तथा पात्र का आयतन 2 लीटर है। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग बताओ। ये क्वेश्चन आप स्वयं करोगे, तरीका मैं बता देता हूँ। पहले 50 ग्राम ऑक्सीजन है और ये O2 है, उसका अणुभार कितना होगा, और एक ऑक्सीजन का 16, तो ये O2 है तो 32 लिखोगे। तो 32 से इसमें डिवाइड करोगे तो पहले ऑक्सीजन के कितने आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे कि भाई कितने मोल है शुरू में। अब ये पूरा का पूरा किसमें मान लो ओजोन में परिवर्तित हो गया, है ना। तो अंतिम में क्या मोल मान लो नहीं बचे, क्योंकि इसमें कुछ ही नहीं दे रखा है कि भाई अंतिम इतने मोल बचे या नहीं बचे इससे। तो आप यही मानोगे कि भाई इसमें जो पूरी ऑक्सीजन थी वो किसमें, ओजोन में परिवर्तित हो गई, है ना। तो अभिकारक क्या हो जाएगा, अभिकारक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, अंतिम अभिकारकों का, है ना। तो प्रारंभिक सांद्रता मिल जाएगी, अंतिम सांद्रता 0 बचेगी। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक करके आप क्या निकालोगे, इसमें अभिक्रिया का वेग निकालोगे और आयतन भी अपने को दे रखा है। ये सवाल आप मेरे को कल डिस्कस करके बताओगे। इसके बाद में अपन कल अभिक्रिया का जो वेग है उसके ऊपर जो रस समीकरण मिति गुणांक है या जो सांद्रता की जो घात है वो उसका अध्ययन करेंगे। कुल मिला के अपन वेग व्यंजक का अध्ययन करेंगे कि जो वेग है उसका व्यंजक कैसे परिवर्तित होता है, वेग का व्यंजक के ऊपर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों का क्या संबंध होता है, या फिर जो वेग किस प्रकार से वो परिवर्तित करते हैं अभिक्रिया के वेग को, इन चीज़ों का वेग व्यंजक पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ेंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पढ़ेंगे, अणुसंख्यता और जो कोटि है उसमें अंतर अपन करेंगे। और अपने सिलेबस में प्रथम और द्वितीय कोटि की दोनों अभिक्रियाएं, तो वो चीज़ें अपन देखेंगे कि अणुसंख्यता क्या होती है, कोटि क्या होती है, और अभिक्रिया की कोटि जो प्रथम द्वितीय कोटि है वो किस प्रकार से उसके न्यूमेरिकल होते हैं। उसके बाद में अपने इस चैप्टर के अंदर क्या देंगे, टक्कर सिद्धांत पढ़ेंगे। टक्कर सिद्धांत पढ़ेंगे, और जो टक्कर सिद्धांत का मतलब होता है कि जो दो अणु हैं वो उत्पाद में किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, ये टक्कर सिद्धांत है। कौन सी टक्कर प्रभावी टक्कर होती है, कौन सी अप्रभावी टक्कर होती है, जो अभिकारक वो किस प्रकार से उत्पाद में परिवर्तित हो पाते हैं, या अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो, अगर मान लो टक्कर हो गई और अभिकारक जो है वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो रहा तो वो क्यों नहीं हो रहा। इस प्रकार की चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।